गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन निकाला था ये क्वेश्चन के लिए। तो उसमें जो साई जो फंक्शन था उसका हमने सॉल्यूशन निकाला जो कि इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी था। ठीक है, जहाँ पर आपके ये ए एंड बी आपकी कांस्टेंट टर्म्स थी। तो अब हम इन ए और बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा कि आपको एग्ज़ाम में अगर आपको एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स होंगी उसके हिसाब से आपने डिबाय हकल थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेरिवेशन को। तो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो आपने उसमें हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया है सारे, ठीक है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो हमने ए एंड बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो उसके लिए हम ये चीज़ उसमें एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे। लाइक जैसे कि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेटेड कांस्टेंट लिखते हैं तो आपको देन इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो उसी तरह से ही हम इन कांस्टेंट टर्म्स को भी निकालेंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है दैट एज आर इंक्रीजेस साई डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा था कि आपका जो आर डिस्टेंस पे जो आपका दूसरा आयन है, तो अगर वो जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा, साई आपका क्या था, पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल जो है आपका वो कम होता जाएगा। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत दूर होगा तो इतना अप्रोचेबल वो नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको इनफाइनाइट लेते हैं कि वो वहाँ से उसकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो उसका पोटेंशियल है वो आपका ज़ीरो होगा। तो उसको ज़ीरो करते हैं क्योंकि वो बहुत कम होता है, जितना वो दूर जाता जाता है उतना उसका पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट पे फिर हम इसको क्या ले लेते हैं, ज़ीरो। ये हमने अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज आर डिक्रीजेज साई डिक्रीजेज। ठीक है, पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा जितना कि आर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस आयंस के बीच में। और इन्फानाइट पे एट एन इन्फानाइट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन आयन दैट इज़ आर, साई मस्ट अप्रोच टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो आर जो मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो दैट इज़ ए एंड बी कांस्टेंट मस्ट बी ज़ीरो। हैंस द इक्वेशन नंबर 12 बिकम्स। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 12 थी उसमें हमने b की वैल्यू को ज़ीरो ले लिया क्योंकि एट अ टाइम हमने दोनों की वैल्यू को करना है पुट, तो उसमें हम एक को ज़ीरो लेते हैं। तो दूसरा रीज़न इसका ये भी दिया गया है कि हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखते हैं तो आपकी जो b की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया है साई का, जो इक्वेशन नंबर 12 थी आपकी लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर हमने जो b की वैल्यू को है वो ज़ीरो ले लिया है और ये आपकी a की वैल्यू है, राइट। तो अब मैंने कहा कि अब हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको पता है कि हम हमेशा से जब भी इस तरह से इन कांस्टेंट टर्म्स को निकालते हैं किसी भी सिस्टम में, तो हम उसकी इनिशियल कंडीशन को कंसीडर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम ये लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ a कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फैक्ट दैट, ठीक है, ए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कब, व्हेन यू हैव कप्पा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन ऑफ एन आई जेड आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब ये ज़ीरो होगा तो हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो द कंसंट्रेशन बिकम ज़ीरो एंड देयरफॉर द पोटेंशियल इज सिंपली दैट ऑफ अ सिंगल आयन। The potential is simply that of the single ion in the absence of any other charges. ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हम ये कह रहे हैं कि आपका जब जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपका जब आर बहुत बढ़ जाएगा, आर डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा उनके बीच में, तो जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो और इन्फानाइट डिस्टेंस पे वो हम अप्रोक्सीमेटली उसको ज़ीरो लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर जो पोटेंशियल हम कंसीडर करेंगे तो सिंगल उस अकेले आयन का ही पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, ठीक है, आपको पता है आयनिक स्फीयर जो फॉर्म करता है, तो कोई पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसके अराउंड आपके बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, उससे वो घिरा रहता है, और वैसे ही नेगेटिव चार्ज के अराउंड पॉजिटिव चार्ज रहते हैं,
राइट। पर ये जो चार्ट्स हैं ऑपोजिटली चार्ज साइंस हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, तो अब हम जो पोटेंशियल है, अब हम उसका सिंगल उसका सेल्फ अपना पोटेंशियल ही होगा, जो जितना भी उसका पोटेंशियल रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि इन केस अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस पोटेंशियल विल बी कंसीडर ओनली बिकॉज ऑफ दैट सिंगल आयन। ठीक है, जो आपका सिंगल आयन है उसी की वजह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सेल्फ पोटेंशियल। यहाँ पर साई के नीचे देखो छोटा सा मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिख लिया है कि विच इज़ सेल्फ पोटेंशियल, आप इसको लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पर साई की वैल्यू ये जेड आई एप्सिलॉन अपॉन डी आर ये कहाँ से आ गई, क्योंकि ये आपका वो पोटेंशियल है जो कि सेल्फ पोटेंशियल है, और ये तो हमारा सोल्यूशन आया था साई की वैल्यू का। तो यहाँ पर क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन के लिए, क्योंकि आपका आर जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है उनके बीच में, तो उस केस में आपका उनका इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए जो पोटेंशियल कंसीडर किया जाएगा वो सिर्फ उस जो सेल्फ उसका अपना पोटेंशियल होगा वही कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो इसलिए हमारी ये 14 इक्वेशन हो गई। तो इट मीन्स अगर हम 13 और 14 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की बराबर है, तो इट मीन्स राइट हैंड साइड बराबर होंगी। या हम एलिमिनेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है एलिमिनेटिंग साई बिटवीन इक्वेशन 14 एंड 15, ठीक है। या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो मैंने राइट हैंड साइड को यहाँ पर इक्वल कर लिया है, किसकी, इक्वेशन 13 एंड इक्वेशन नंबर 15 सॉरी इक्वेशन नंबर 13 एंड 14, ठीक है। यहाँ से आपकी जो, क्योंकि आपकी जो कप्पा है वो ज़ीरो लिया है इस कंडीशन पे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कप्पा अगर अब आपका ज़ीरो हो जाता है तो इक्वेशन नंबर 13 ये बन जाती है, तो तब हम फिर 14 और 15 इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। एक बार फिर बोल देती हूँ, आपको शायद थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जब ये साई की वैल्यू है, जो सोल्यूशन निकला था ये हमारा सेल्फ पोटेंशियल है, बट मैंने कहा कि ए की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमने ये कंडीशन ली थी जिसमें कप्पा ज़ीरो था। तो जब कप्पा ज़ीरो था तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इस 13 इक्वेशन में, ठीक है, कप्पा हमने ज़ीरो कर दिया तो ई रेज टू द पावर क्या हो गया, ज़ीरो। तो ई रेज टू द पावर ज़ीरो जो होता है वो 1 होता है, ये सबको पता है। तो इसीलिए हमारी जो 13 इक्वेशन है वो सिर्फ आपकी यही रह गई ए अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से जो एप्सिलॉन की वैल्यू थी वो एलिमिनेट हो गई, क्योंकि ई रेज टू पावर ज़ीरो हो गया है और ई रेज टू पावर आपका 1 होता है, ठीक है। तो जो 13 इक्वेशन थी आपकी वो 13 इक्वेशन अब 15 बन गई है। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन को जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो ये वाली क्वेश्चन आपकी सॉल्यूशन वाली क्वेश्चन है और ये वाली क्वेश्चन हमारी सेल्फ पोटेंशियल की क्वेश्चन है। तो अब इन 14 और 15 को दोनों को हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपकी बराबर हो गई। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड देखो ये है और राइट हैंड साइड ये मैंने लिख ली। तो यहाँ पर ये आ गई आपकी, यहाँ पर आर आर कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारी ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। हमने ए की वैल्यू को ही यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस ए की वैल्यू को जो हमने उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, साई का जो आपका सॉल्यूशन निकाला था, उसमें हम इस ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 13, क्योंकि 13 आपका वो सॉल्यूशन था, तो यहाँ से हमारी ये बन गई है सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला था उस इक्वेशन का, वो अब कम्प्लीटली हमने इसमें निकाल चुके हैं, क्योंकि इसमें अब ए और बी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर एक जो टर्म है, अब यहाँ पर जेड आई आपको पता है उसका, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ उन्हीं चीज़ों को। तो एप्सिलॉन जेड आई डी डायरेक्टेड कांस्टेंट आर डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मतलब आपको मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये तो है, बट जो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, अब इसको हम मैथमेटिकली और एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमें इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमें इसको डिफ़ाइन नहीं करना आ रहा है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल की टर्म को हम एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था e रेज़ टू पावर x का और e रेज़ टू पावर माइनस x का जो फॉर्मूला मैंने आपका यूज़ किया था, ठीक है, जो कि था आपका इसके लिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इस माइनस के साइन में यहाँ पर साइन आपका माइनस होता था। तो उसी तरह से ही मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन को एक्सपैंड कर दिया। यहाँ पर जेड आई एप्साइलन और डी आर, ये तो आपका वही रहा, ये वाला देखो, ये वाला मैंने वही ले लिया नीचे। अंदर जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ को यहाँ पर एक्सपैंड किया है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस के आर है, इट मीन्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला हमने लगाना है। और जो x की वैल्यू है वो इस केस में माइनस के आर है, ठीक है। तो अब हमने इसमें ये अप्लाई किया, और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी क्या किया था कि हायर पावर्स टर्म को नेगलेक्ट कर दिया था, मीन्स ये हायर पावर्स जो टर्म्स है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ आपका 1 माइनस के आर अपॉन 1 फैक्टोरियल जहाँ पर पावर 1 है उसी को ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमने एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू दोज फार्मूलाज एंड देन वी हैव 1 माइनस के आर अपॉन 1 फैक्टोरियल ओनली बिकॉज हायर टर्म्स को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक ही रखना है इसको, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, ये है हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके जो आता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास था, ठीक है, 1 माइनस के आर ही हमने लिया, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल था तो 1 ही रह गया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है, नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है विच इज़ जेड आई एप्साइलन अपॉन डी आर माइनस, आफ्टर दैट वी हैव माइनस जेड आई एप्साइलन के अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हमारे पास आती हैं, एक हमारे पास ये आती है और एक हमारे पास ये आती है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या डिनोट करती है और सेकंड टर्म जो है वो क्या डिनोट करती है, वो हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या डिनोट करती है, द टर्म जेड आई एप्साइलन अपॉन डी आर, इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू अ सिंगल आयन ऑफ चार्ज जेड आई एप्साइलन। ये पोटेंशियल बता रहा है किसका, सिंगल आयन का, जिसका चार्ज ये है, हैविंग चार्ज जेड आई एप्साइलन इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सा पोटेंशियल बता रही है, वो सिर्फ सिंगल आयन का पोटेंशियल बता रही है, जिसका चार्ज जो है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो जेड आई एप्साइलन है, ठीक है, हैविंग डी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हैविंग एनी डिस्टेंस आर। और जो आपकी सेकंड टर्म है वो क्या डिनोट करती है, तो हमारे पास सेकंड टर्म डिनोट करती है कि द टर्म माइनस जेड आई एप्साइलन के अपॉन डी इज देन द पोटेंशियल ड्यू टू द अदर आयन, ठीक है। अदर आयन का मतलब क्या हुआ, दैट इज दोज फॉर्मिंग द आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ द गिवन आयन, ठीक है। जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं जो कि वो आयनिक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, उस जो हमारे पास यहाँ सेंटर में जो आयन है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनका इट इज़ द एक्स्ट्रा पोटेंशियल विच इज़ रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये किसका हो गया, जो ये वाला सेकंड टर्म जो हो गई, ये हो गया जो उसका आयनिक एटमॉस्फेयर में जो ऑपोजिटली बाकी चार्ज आयंस हैं उनका पोटेंशियल है। और ये आपका जो सेंटर में जो आपका गिवन, हम सेंटर में जो आपका लेके चल रहे हैं पोटेंशियल ऑफ द सिंगल आयन, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेशन हो जाती है डिबाय-हकल थ्योरी की। तो मैंने कहा कि डिबाय-हकल थ्योरी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिबाय-हकल थ्योरी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जाता है। तो पर आपको इसलिए इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाओ उस क्वेश्चन को।
तो यहाँ तक हमारी ये डिराइव हो चुका है। साय ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस सोल्यूशन का जो हमारे क्वेश्चन आई थी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वाज 10 और समथिंग, जो भी आपने नोट डाउन की होगी। तो ये उसका सोल्यूशन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।